वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब होते हुए आज स्टॉक में थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स कोविड को लेके थोड़े ख़राब थे। इस वीडियो में हम करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को और कंपेयर करेंगे इसे इन्फोसिस और TCS और टेक महिंद्रा से। और यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यहाँ पे टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, तो उसके बारे में जानेंगे और उनके यहाँ पे इम्पैक्ट को भी समझेंगे। चलिए, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल हाइलाइट्स की, तो जो रिजल्ट्स रहे हैं यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो रिजल्ट्स रहे हैं, अगर आप देखोगे तो सिंगल डिजिट के अंदर यहाँ पे 0.9% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रोथ पुट ऑन करी है। कांस्टेंट करेंसी के अंदर ग्रोथ कम है। कांस्टेंट करेंसी का मतलब होता है अगर पिछले क्वार्टर में भी, पिछले साल भी डॉलर का भाव 75 रहता और अभी भी 75 रहता तो कितनी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होती। वहीं पर जो यहाँ पे EBITDA मार्जिन रहा है वो 24.5% का रहा है और EBIT मार्जिन यहाँ पे 19.6% रहा है। नेट इनकम यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 436 मिलियन की रही है डॉलर्स में अगर अपन बात करें, जो कि अगर आप देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं 6.4% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है और 12.8% YOY बेसिस पे बढ़ा है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे इस अपने इसमें देखते हो रुपी टर्म्स के अंदर, तो रुपी टर्म्स के अंदर यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट की यहाँ पे 10% से कम की ग्रोथ है। YOY बेसिस पे भी रिजल्ट कुछ खास नहीं है। अगर यहाँ पे अपन इसको TCS और इन्फोसिस से कंपेयर करते हैं, वहाँ पे जो YOY बेसिस पे जो ग्रोथ थी ना 15 से 20% की हो रही थी, बट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है 2.2% की, जो कि इन्फोसिस और यहाँ पे 4-5% की ग्रोथ पुट ऑन करी थी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हो EBITDA मार्जिन की अगर अपन बात करते हैं तो नहीं, चलिए अपन यहाँ पे EBITDA और EBITDA मार्जिन वगैरह अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर अपन हाइलाइट्स देख लेते हैं तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है IT एंड बिजनेस सर्विसेज से आता है और फिर इनका एक और यहाँ पे जो सेगमेंट है इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट सर्विसेज, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स की ये लोग इंजीनियरिंग करते हैं। प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स वाला जो बिजनेस होता है वो किसी और कंपनी के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना के देने का काम होता है या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाने का काम होता है। सबसे ज़्यादा इनको मार्जिन जो आता है वो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस से आता है और ये वाला जो बिजनेस है अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर अपन देखें इंटेलेक्ट, डिजाइन, एरीना या फिर अगर जितनी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज अभी सुपर परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, तो जैसे CDSL एक सुपर प्लेटफॉर्म है, उसको अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिएगा तो वो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स बिजनेस के अंदर आएगा। वहीं पे यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है ER&D सर्विसेज में मिली है। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोजर वाला बिजनेस होता है, जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इनोवेशन करना होता है वो यहाँ पे काम आता है। और वहीं पे अगर अपन देखें इसके अलावा यहाँ पे क्या है कॉर्पोरेट हाइलाइट्स के अंदर, तो यहाँ पे 50 मिलियन जो क्लाइंट्स है, 50 मिलियन प्लस क्लाइंट एडिशंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 8 यहाँ पे ऐड किए हैं। 20 मिलियन प्लस क्लाइंट में यहाँ पे 11 ऐड किए, 10 मिलियन प्लस में यहाँ पे 10 ऐड किए और 5 मिलियन में 6 ऐड किए हैं। तो ये है ओवरऑल। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो टोटल जो इनका जो एट्रिशन रेट है 11.8% रहा है और यहाँ पे कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पे ऑर्डर बुक की अगर आप बात करो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। यहाँ पे 1.6 बिलियन डॉलर्स के यहाँ पे इनको ऑर्डर मिले, जिसके अंदर 37% की YOY ग्रोथ है। 8 लार्ज सर्विस डील मिली है और 4 सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट डील विंस मिली है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने जो कांस्टेंट करेंसी के अंदर जो ग्रोथ पुट ऑन करी वो तो ठीक है। फिर यहाँ पे जो कैश फ्लोज रहे हैं, वो कैश फ्लोज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो कैश फ्लो का अगर अपन रेशो के मामले में इसको देखें, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डिवाइड बाय अगर नेट इनकम की जाती कि मतलब नेट इनकम से यहाँ पे कैश फ्लोज में कितना कन्वर्जन हो रहा है या फिर नेट इनकम से फ्री कैश फ्लो में कितना कन्वर्जन हो रहा है, तो वो रेशो यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी कंपनी की कैश पोजिशन और फाइनेंशियल कंडीशन तो आप सभी को पता है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे नेट कैश फ्लोज भी इनके पास ज़्यादा है। कंपनी ने इतना यहाँ पे एसेट लाइट बिजनेस है, मतलब एसेट लाइट बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इनको यहाँ पे अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपेक्स करने की जरूरत नहीं होती है। एक कंप्यूटर है, मान लीजिए बहुत छोटा और जेन्युइन एक जेनेरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंप्यूटर एक बार ले आए तो वो एक इंजीनियर उस कंप्यूटर से बैठ के बहुत सारे क्लाइंट को सर्व कर सकता है ना, उनको बार बार कैपेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये कारण है कि कंपनी के हमेशा हर IT कंपनी के कैश फ्लोज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं और वो आए दिन डिविडेंड और बायबैक और ये सब चीज़ें करती रहती है। 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया और ये कंपनी का 74th क्वार्टर है जहाँ पे कंपनी लगातार करती आई है। FY22 की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी यहाँ पे बोल रही डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, और जो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 0.9% की है। मतलब कंपनी यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ पुट ऑन कर रही है, मतलब कम से कम 10% की यहाँ पे ग्रोथ पुट ऑन कर रही है। तो यहाँ पे ये जो आउटलुक है ये काफ़ी स्ट्रांग है। EBIT मार्जिन जो यहाँ पे बोला गया है वो ठीक है, यहाँ पे 19 से 21% के बीच में, जो कि एज ऑफ नाउ करंट मार्जिन जो रेंज है उसमें ही है। फिर
कॉर्पोरेट ओवरव्यू में अभी यहाँ पे क्या बदलाव आया है, देखो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो कमेंट्स है, ओवरऑल यहाँ पे जो मैनेजमेंट है यहाँ पे इनका बोला है कि ये दे आर वेरी पॉजिटिव, ठीक है। और कंपनी ने यहाँ पे जो हायरिंग वगैरह करी है वो भी काफ़ी ज़्यादा करी है। पैंडेमिक में होने के बाद भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ बदल रही है वो ये है कि यहाँ पे जो शिव नादार है वो यहाँ पे अब यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। वो अब चेयरमैन, जो यहाँ पे चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर से, अब वो यहाँ पे या फिर जो चेयरमैन से अब वो चेयरमैन इमर्शियस बन गए। चेयरमैन इमर्शियस का मतलब होता है रेस्पेक्टेबल चेयरमैन को यहाँ पे चेयरमैन इमर्शियस बोला जाता है एज अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट। जैसे रतन टाटा सन्स के यहाँ पे चेयरमैन इमर्शियस है। उसके बाद यहाँ पे अब सी विजय कुमार है जो कंपनी के एमडी बना दिए जाएंगे, और इनकी एक बेटी भी है रोशनी नादार, वो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर अभी मेन अब उसके अंदर काम कर रही है। फिर वहीं पे अगर आप बात करो, प्रतीक अग्रवाल इनके सीएफओ हैं, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और ये अपने को पता पड़ता है कि इबिट जो गाइडेंस दी गई है। अब थोड़े बहुत चार्ट फॉर्म्स में अगर आप देखते हो तो कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू या फिर इबिट या इबिटा मार्जिन की, वो काफ़ी अच्छी रही है। अगर आप इसको नेट इनकम में भी देखते हो तो यहाँ पे अच्छी खासी है कि ना ग्रोथ यहाँ पे पुट ऑन करी है। क्लाइंट यहाँ पे कैटेगरी में अगर अपन बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। अगर आप देखोगे 100 मिलियन क्लाइंट में कंपनी ने एक क्लाइंट यहाँ पे लूज़ किया है, बट 50 मिलियन के अंदर और यहाँ पे बाकी सभी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी बहुत एडिशंस किए हैं। बस 1 मिलियन वाले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डील विंस है वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। बाकी यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे बोनस का एक इम्पैक्ट दिया है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। वो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट को थोड़ा बहुत हिट ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वन टाइम जो होते हैं वो अपने को इग्नोर करने हैं। अच्छा, इनका सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है वो बेसिकली इनका अमेरिका और यूरोप और उधर से होता है। वर्टिकल्स में भी अपन बात कर लेंगे। इनकी जो यहाँ पे वर्टिकल्स मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ को यहाँ पे देते हैं, कौन कौन सी तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ को देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तक जो लाइफ एंड हेल्थ केयर वाला बिजनेस अभी भी परफॉर्मिंग कर रहा है, बट बाकी सारे बिजनेस यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे। फिनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत डिसेंट ग्रोथ है, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट अचीवमेंट्स है, कंपनी ने 8 कुछ डील विंस करी हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, वो सब की बातें की गई है। और यहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोसॉफ्ट और इनके साथ जो कोलैबोरेशंस होते हैं, कोविड-19 के बारे में बताया गया है। कंपनी आपको पता है ये बहुत ज़्यादा काम करती रहती है। और फिर अपन यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ चीज़ें को जान लेते हैं। ये इनके डिजिटल बिजनेस पे एक अपडेट है, जो यहाँ पे इनको अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस मिले हैं, वो सब ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वगैरह तो इट्स ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। उसके बाद आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से इस बार सबसे ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस बिज़नेस से आता है। फिर फिनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे सबसे टॉप इनका कंट्रीब्यूटर है, जो कि आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है लाइफ एंड हेल्थ केयर, वो अभी ये भी यहाँ पे ना कम है। ये वाला सेगमेंट अच्छा चल रहा है, तो इसका ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, तो ये एक हो गया। फिर यहाँ पे कंपनी ने बताया कॉन्ट्रैक्ट टाइप। अभी कॉन्ट्रैक्ट टाइप का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि यार जितना पैसा लगेगा, जितना मटेरियल लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उसमें हम हमारा मार्जिन जोड़ देंगे। एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, भैया साल के 100 करोड़ रुपए देंगे आपको ये सब काम करने, फिर आपको कुछ भी खर्चा हो, तो वो फिर होता है। इस वाले बिजनेस के अंदर यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है, और इस वाले बिजनेस के अंदर मार्जिन थोड़े कम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पे ट्रैक रखनी चाहिए। कांस्टेंट करेंसी और ये सारी ग्रोथ और मैं सब आपको बता चुका हूँ ये सब क्या होती है। अब ये कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे रियलाइजेशन रेट है यूएसडी INR में, यहाँ पे कंपनी ने किस किस क्वार्टर से यहाँ पे पैसा यहाँ पे बिलिंग हुई है, वो एवरेज रेट ऑफ बिलिंग है। तो आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो पिछले यहाँ पे अगर अपन इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अपनी जो डॉलर की रेट है वो कम हो रही है, बट पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो डॉलर की रेट बढ़ गई, तो वो सारी चीज़ों को भी इम्पैक्ट आता है। क्लाइंट मैट्रिक्स में अपन ने बात कर ली है, मैंने आपको चार्ट फॉर्म में दिखाई दिया था। अच्छा, ये एक क्लाइंट कंसंट्रेशन होता है, जो कि अभी आप देखोगे तो टॉप 5 क्लाइंट्स जो हैं वो 13% दे रहे हैं, टॉप 10 क्लाइंट्स यहाँ पे 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 20 यहाँ पे 30% करते हैं। ओवरऑल अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्लाइंट कंट्रीब्यूशन काफ़ी ठीक ठाक है। एक लार्ज कैप आईटी में इतना क्लाइंट कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हेड काउंट वगैरह की बात हो चुकी है। फिर यहाँ पे नेट इनकम पे अगर आप देख लो तो ये सब चीज़ें चली रही है। अगर यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स पे देखना है तो यहाँ पे मार्जिन्स पे अभी अगर आप देखोगे तो सभी तरफ से यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ आया है, तो ये चीज़ें एक यहाँ पे इम्पैक्ट लेते हुए आ रही है। बाकी यहाँ पे Q1 YoY बेसिस पे जो मैंने आपको बताया था ग्रोथ कैसे हो रही है, वो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ चल रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन, या फिर अगर अपन बात करें इनकी जो बोरोइंग्स है, वो बोरोइंग्स अगर अपन देखते हैं तो ओवरऑल काफ़ी कम है।
ओवरऑल इनके पास जो यहाँ पे कैश अगर अपन देखें 3900 मिलियन की इनके पास यहाँ पे बोरोइंग्स पड़ी है और थोड़ी बहुत यहाँ पे 16,000 मिलियन की यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है। बट अगर आप देखोगे तो 3900 मिलियन से ज़्यादा अगर अपन देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इनकी यहाँ पे नेट डेप्ट लेवल पे है और फिर यहाँ पे करंट असेट्स वगैरह भी है, तो वो सब ठीक है। बाकी बोरोइंग्स के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे पिछले अगर अपन उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बोरोइंग्स यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये एक चीज़ें हो रही है। अच्छा, अब ये सब हो गया है। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनके वैल्यूएशन कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले पीयर से यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपन इनके यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही है और फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे पी का चार्ट देखोगे तो अभी ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई पी पे अगर आप देखोगे तो ट्रेड कर रहा है। ये 5 साल का चार्ट है और आपको पता है 5 साल में क्या क्या हुआ है। फिर वहीं पे एक महीने में अगर अपन देखेंगे तो अभी यहाँ पे 23 के पी पे आ रहा है, जबकि हाईएस्ट जो पी बनाया था 24-25 का। तो ज़्यादा यहाँ पे अभी भी अगर आप हिस्टोरिकल पी देखते हो तो ज़्यादा अभी इतना कुछ बचा नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो हमेशा अपने को देखनी चाहिए वो ये है कि ये इन्फोसिस और उससे वैल्यूएशन में कम रहा है, इवन विप्रो से भी कम रहा है और टेक महिंद्रा के लगभग रहा है। वहीं पे EV to EBITDA रेशो में भी ये कम है और OPM भी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस और TCS का इनका ज़्यादा होता है और वो कंपनीज भी इनसे बड़ी है। इनका ROC भी हाई होता है और उनका ROE भी अगर आप देखोगे तो हाई होता है। तो वो सारे जो वैल्यूएशंस है वो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं और इसीलिए इसका वैल्यूएशन यहाँ पे है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन जस्टिफाइड है क्या, ये अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बिल्कुल अंडर वैल्यूड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स पे इन्फोसिस और TCS यहाँ पे इनसे बहुत आगे है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दीज आर द वैल्यूएशन जस्टिफाइड और अपने ऑलरेडी अपने जो पी है उस पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स यहाँ पे जो अपना स्टेक है उनका हमेशा से यहाँ पे एकदम अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है। फिर वहीं पे अगर अपन बात करते हैं DIIs की या फिर FIIs की, तो उन लोग ने जिसमें से DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, FIIs ने अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है। गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे कम हुआ है थोड़ा बहुत और वहीं पे पब्लिक का जो स्टेक है वो बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। बाकी आप यहाँ पे थोड़े बहुत और फैक्टर्स देख सकते हो जो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं अदर यहाँ पे जो फिनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी बड़े आदमी को यहाँ पे कॉपी नहीं करना चाहिए। वो अगर आदमी आते हैं तो अच्छी बात है, अपने को यहाँ पे बैट किया जा सकता है, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर वो एग्जिट करते तो इट इज़ अ नेगेटिव साइन। बट कभी भी ब्लाइंड बाय नहीं करनी चाहिए कि भैया झुनझुनवाला ने खरीद लिया है तो अपन घुस जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि झुनझुनवाला खेलते करोड़ों में, अपना पोर्टफोलियो लाखों का भी नहीं है। रिस्क एपेटाइट आपका और उनका बिल्कुल 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 अलग है। तो ये चीज़ अपने को समझनी चाहिए। यहाँ पे अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे EMA और SMA जो हैं 20, 30 और 10 वाले, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल कॉल दे रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि एक महीने में इसने अंडर परफॉर्मेंस दी है। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन 3 महीने से ज़्यादा का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे एक है ना, यहाँ पे अभी भी बाइंग इंडिकेट है। मतलब 3 महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी भी यहाँ पे कुछ बन रहा है। बट अगर आप 1 महीने का आउटलुक लेते हो तो 1 महीने से अंडर परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे सेल कॉल दिख रहा है। मोमेंटम इसका 0 है, मतलब सेल कॉल दिखा रहा है। वहीं पर अगर अपन देखें सपोर्ट इसका क्या है 942 का और रेजिस्टेंस 1017 रुपये का। तो अगर अपन देखेंगे तो ये अपने अभी भी है ना सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर आप देखोगे 942 के लगभग है। रेजिस्टेंस जो 1017 का है वो बहुत टाइम से टूटा नहीं है। तो अभी यही चीज़ें हो रही है। और अभी यहाँ पे अपन क्या सिंपल यहाँ पे राय रहेगी, तो मेरी जो राय रहेगी वो सपोर्ट पे बाय करने की रहेगी। अगर आज यहाँ पे अभी जो मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल आया है, तो अगर आप यहाँ पे 20% ग्रोथ का यहाँ पे टारगेट रखते हो, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे साल के एंड में, 1 साल के बाद आप यहाँ पे इसको 1200 रुपये या फिर 1300 रुपये तक का एक टारगेट देख सकते हो। ठीक है, ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनीज है, आपको ज़्यादा रिटर्न देंगी नहीं, ज़्यादा आपसे लेंगी नहीं। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन वाली है, कंसिस्टेंट रिटर्न और डिविडेंड यहाँ पे पे करती है। 1200-1300 रुपये का 1 साल का टारगेट रखते हैं। अभी जो एक बार शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या रहेगा वो रह सकता है 1050 से 1100 रुपये। अगर आप मुझसे पूछते हो स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम के हिसाब से कुछ किया जा सकता है क्या, तो अभी मैं आपको बोलूँगा नहीं। बिकॉज क्या हो रहा है कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे है ना थोड़ी बहुत अभी भी प्रॉब्लम बनेगी। वो ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कुछ खास हो नहीं रही है। अगर आप देखोगे ये जो वॉल्यूम्स आ रही हैं, बट ये इसमें अभी भी ये है ना अपने नीचे वाले सपोर्ट पे आ रही है। तो अगर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 940 का बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। 940 से 950-70 वाला जो लेवल है उसमें आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये अपना बाइंग लेवल होगा। TP मेरा रहेगा यहाँ पे अगर आप देख लो तो करीबन अपन यहाँ पे जो टारगेट रख सकते हैं वो 1020
और 1050 का रख सकते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया है, 1200 से 1300 रुपये तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा HCL टेक पे यहाँ पे एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो सभी HCL टेक के शेयर होल्डर्स के साथ। और यहाँ पे अगर आप अभी तक हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड से नहीं जुड़े, जो कि टेलीग्राम पे, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ आपको ऑटोमेटेड बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे बाजार में नए हैं और न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करें या फिर आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे लार्ज कैप आईटीज में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा से एक स्टॉक बोलता हूँ कि इन्फोसिस इज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक। और अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़े टाइम पहले टेलीग्राम पे भी डाला था, जब वो 1380 का भाव चल रहा था तो मैंने बोला था इन्फोसिस इज अ बाय एंड इट हैज़ मेड अराउंड हाई ऑफ अराउंड 1600 एंड इट इज स्टिल अ गुड बाय। TCS से उसकी जो वैल्यूएशन है अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो इन्फोसिस में हमेशा एक वैल्यू क्रिएशन रहेगा, बाकी सभी कंपनीज में भी वैल्यू क्रिएशन रहेगा और ये सारी चीज़ें। बट आप अगर यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग द पीरियड ऑफ टाइम देखते हो तो आप कम से कम 2 यहाँ पे IT लार्ज कैप IT लेके चलो, ताकि आपकी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे थोड़ी बहुत हैज रहे। एक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपका यहाँ पे 1 से 1 के रिटर्न से यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टैगर्ड बाइंग और स्टैगर्ड सेलिंग की यहाँ पे राय रहती है, जो मैं हर बार देता हूँ। कम क्वांटिटी में लेंगे और कम क्वांटिटी में ही बेचेंगे, ताकि अपने को एक साथ झटके भी नहीं लगे, एक साथ नुकसान भी ना हो और एक साथ सादा प्रॉफिट भी ना हो। थैंक यू सो मच।